हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम कौन से टॉपिक का नॉलेज गेन करने वाले हैं? वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, कौन सा चैप्टर है, कौन सा टॉपिक है, ये भी हम देखेंगे। आइए सबसे पहले हम टॉपिक देख लेते हैं, उसके बाद हम डिस्कशन थोड़ा सा करते हैं। बात है चैप्टर नंबर 1 द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी की। इसमें टॉपिक है व्हाई डिड द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट। इससे पहले के टॉपिक्स में हमने चैप्टर का ओवरव्यू देखा, ये भी देखा क्या था सोवियत सिस्टम, और इसी के साथ साथ देखा कि गोर्बाचेव ने खूब सारी कोशिशें की कि डिसइंटीग्रेशन ना हो, बट स्टिल डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। अब इतना अच्छा सिस्टम, सोवियत सिस्टम, ऐसा क्या होता है, कौन सा लीडर आ जाता है, कौन सा स्टेट या कौन सी कंट्री डोमिनेट करने लगती है, और कौन सी वीकनेस होती है, इंटरनल वीकनेस या एक्सटर्नल वीकनेस कंट्री की, जिस वजह से ये डिसइंटीग्रेट होता है। तो स्टार्टिंग करेंगे और समझेंगे कि सोवियत सिस्टम आखिरकार डिसइंटीग्रेट क्यों हुआ। हमें टॉपिक में फैक्ट, कॉन्सेप्ट और रिवीजन तक रहना है। इसके फैक्ट्स देखेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, क्या रीजन था। जैसे क्वेश्चंस में आते हैं ना, एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू बताइए, जिसमें हमें पॉजिटिव निगेटिव्स बताना होता है और कंक्लूजन पर आना रहता है। इन सारी चीज़ों को फ्रेमवर्क रखते हुए हमें इन्हीं के आसपास इस टॉपिक को समझना है और क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के हर एक चैप्टर को कुछ इसी तरीके से समझना है। कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्यों सोवियत सिस्टम डिसइंटीग्रेट हो गया। ठीक, सोवियत सिस्टम या सोवियत यूनियन ही हम कहें, सोवियत यूनियन का सोवियत सिस्टम खराब हुआ और सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया। क्वेश्चन ये आता है कि जो सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री थी, सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री वर्ल्ड में, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, पता है क्यों? कि ये जो कंट्री थी, ये सेकंड मोस्ट पावरफुल कंट्री थी और ये सडनली डिसइंटीग्रेट हो गई। क्यों डिसइंटीग्रेट हो गई, क्यों भंग हो गई, क्यों खत्म हो गई? ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए ही नहीं है कि सोवियत यूनियन को हम समझ सकें, इसी के साथ साथ सोवियत यूनियन तो डिसइंटीग्रेट होता ही होता है, एक चीज और डिसइंटीग्रेट होती है, और वो क्या थी? वो था कम्युनिज्म। इसका भी डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। हम जानते हैं कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स नहीं चाह रही थी कि हम सोवियत सिस्टम से अलग हों, सोवियत फेडरेशन से अलग हों, बट 3 मोस्ट पॉपुलर कंट्री, रशिया, बेलारस, ये सब क्या चाहते हैं? रशिया, यूक्रेन, बेलारस, ये सभी क्या करते हैं? ये अलग हो जाते हैं। और इसी के साथ साथ क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। सोवियत यूनियन को बैन कर दिया जाता है, सिस्टम को बैन कर दिया जाता है, कम्युनिस्ट पार्टी को, और क्या करते हैं? CIS का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो इसी के साथ हम देखेंगे कि कैसे कम्युनिज्म का तो अंत हुआ ही। ये सब समझने से पहले, नॉट just to understand the Soviet Union and the end of communism, but ये भी हमको समझना होगा, it is not the first and may not be the last political system to collapse। ना ही तो ये पहला ऐसा political system था जो collapse हुआ, और ना ही ये last political system था जो collapse हुआ। तो आइए इसकी कहानी जानते हैं और समझते हैं कि क्या था बैकग्राउंड। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि यूनिक फीचर्स था, यूनिक फीचर्स रहे हैं सोवियत सिस्टम के कोलैप्स होने के, बट कुछ जनरल लेसन्स हम सीखते हैं इस इंपॉर्टेंट केस से। मानते हैं लीडर्स हैं, कूप हो जाता है, अलग होना चाहते हैं रिजाइम से, बट कुछ जनरल लेसन्स हम जानते हैं ना, कोई भी केस होता है तो हम उससे कुछ सीखते हैं। तो आइए सीखते हैं हम कि किस तरीके से सोवियत का कोलैप्स हमें कुछ लेसन्स सिखाता है। कोई भी इस बात पर तो डाउट था ही नहीं कि जो सोवियत सिस्टम था वहां पर क्या थी? इंटरनल वीकनेस थी कि नहीं थी? USSR 15 रिपब्लिक्स, बट यही रिपब्लिक्स जिससे USSR बना था, ये एक एक करके कम्युनिस्ट गवर्नमेंट से अलग होती जाती हैं या इसको डिसबैंड करती जाती हैं। तो इंटरनल वीकनेस तो थी ही। अब इंटरनल वीकनेस हम देख रहे हैं सोवियत में कौन से मेन चीज से, जो हम जनरल लेसन हम सीख रहे हैं। तो एक तो इकोनॉमिक वीकनेस थी और दूसरी थी पॉलिटिकल वीकनेस।
ये दो वीकनेस को हमने इंटरनल वीकनेस कहा हुआ है। और ये दोनों इकोनॉमिक पॉलिटिकल क्या, तो यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस थे इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, इनमें वीकनेस थी। ठीक, क्लियर हुआ। अब वीकनेस कैसे आई, किसी भी इंस्टीट्यूशन में वीकनेस कैसे आएगी ये बताओ आप। किसी भी इंस्टीट्यूशन को हम कब पसंद नहीं करेंगे, समाज के लिए मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन बनाया गया, अब अगर वो समाज के लिए अच्छे से काम नहीं कर रहा है तो क्या करेगा समाज, उसे अपोज करेगा, सोसाइटी क्या करेगी, अपोज करेगी उस इंस्टीट्यूशंस को। तो इसी तरीके से जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे ये बिल्कुल भी एस्पायरेशंस जो थे, लोगों की जो आकांक्षाएं थी, जो इच्छाएं थी, उन्हें फुलफिल नहीं कर पाते हैं, इस चीज़ में ये फेल्ड हो जाते हैं और इसी वजह से क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है सोवियत सिस्टम का। ठीक, क्लियर हुआ। बढ़े आगे, तो कुछ इस तरीके से ये डिमॉन्स्ट्रेशंस चलते हैं, मूवमेंट्स चलते हैं, अपोजिशन चलता है और यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन होता है। तो पहला कारण हमने क्या सीखा, क्या देखा या क्या समझा, तो सोवियत सिस्टम में इंटरनल वीकनेस थी। इंटरनल वीकनेस थी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में, और ये वीकनेस का कारण था कि ये लोगों की आकांक्षाओं को, इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे और ये कारण बनता है सोवियत सिस्टम की समाप्ति का। क्लियर हुआ। नेक्स्ट टॉपिक पर आए। इकोनॉमिक स्टैग्नेशन चल रहा था। स्टैग्नेशन का मतलब होता है ठहराव या रुका हुआ। बहुत सालों तक इकोनॉमिक स्टैग्नेशन चलता रहा, बहुत से कंज्यूमर को शॉर्टेजेस होने लगी गुड्स की, और जो लार्ज सेक्शन था सोवियत सोसाइटी का ये एक डाउट में आ गया और एक क्वेश्चन पूछने लगा, सिस्टम कैसा रहेगा, सिस्टम अच्छा होगा भी या नहीं होगा। एक बार इसको रीड करिएगा। इकोनॉमिक stagnation for many years led to severe consumer shortages and a large section of Soviet society began to doubt and question the system and to do so openly। कुछ इस तरीके से ये ओपन बेसिस पर अपोज करने लग गए। क्या हुआ था यहाँ पे, ये वेस्ट से अब्रीस्ट होने पर, बराबर होने की वजह से या एक तरीके से साथ साथ चलने की वजह से ये क्या करते हैं, काफ़ी सारे एक्सपेंसेस कर देते हैं टेक्नोलॉजी पर, बट उसकी क्वालिटी कुछ भी नहीं थी। जो हमने देखा था कि सोवियत सिस्टम में धीरे धीरे करके क्वालिटी ख़त्म होती जा रही थी। ठीक, कम्युनिकेशन नेटवर्क अच्छा था, इवन रिमोट एरियाज तक था। टेक्नोलॉजी में ये वेस्ट को कहीं ना कहीं तक बराबरी करना चाह रहे थे, बट क्वालिटी इनकी अच्छी नहीं हो पाई। ये सारे खर्चे और इसके बाद इस इकोनॉमिक स्टैग्नेशन कई सालों तक चला। कंज्यूमर गुड्स नहीं मिल पाए, इवन क्या करना पड़ता था, इंपोर्ट करवाना पड़ रहा था, गुड्स को बाहर से मंगवाना पड़ रहा था। ये सारी चीज़ें देखते हुए वहाँ के लोग क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं सोवियत सिस्टम पर ओपनली, मतलब डायरेक्ट अपोज करने लगते हैं और ये डाउट में आ जाते हैं कि सोवियत सिस्टम चलेगा भी या नहीं चलेगा। ठीक, ये दूसरा लेसन हमने यहाँ से सीखा। अब बात ये आती है कि सिस्टम इतना ज़्यादा वीक कैसे हो गया, इतना ज़्यादा ठहराव कैसे आ गया, कैसे स्टैग्नेंट हो गया। अब ये आंसर अगर हम इसका करना चाहें तो पार्शियली क्लियर है कि हाँ, इतनी सारी चीज़ें अच्छी नहीं हो रही है, एस्पायरेशंस फुलफिल नहीं हो रही है, तो स्टैग्नेशन आना या वीक होना तो ठीक है। सोवियत सिस्टम के अगर हम रिसोर्सेज की बात करें तो जो सोवियत इकोनॉमी बहुत से रिसोर्सेज को यूज़ करती है, जो मैंने अभी आपको बताया, वो यूज़ करती है मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये यूज़ करने लगती है, तो न्यूक्लियर एंड मिलिट्री आर्सेनल के लिए, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए ये यूज़ करने लगती है। आप ही मान लीजिए आपके घर में काफ़ी सारे एक्सपेंसेस हैं, हर एक चीज़ के लिए एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, खर्चे हर चीज़ के लिए लगते हैं, लेकिन आप क्या करने लगे कि मुझे तो भाई सिर्फ कपड़े खरीदने पर ही खर्चा करना है, बाकी मैं खाने पीने पे खर्चा नहीं करूँगा, घूमने फिरने पर खर्चा नहीं करूँगा, घर की नीड के लिए मैं बिल्कुल पैसा नहीं दूंगा, सिर्फ अपने अच्छे अच्छे नए नए कपड़े खरीदने के लिए, क्लॉथ्स खरीदने के लिए खर्चा करूँगा। ऐसे में क्या होगा, आपका पूरा का पूरा पैसा आपके कपड़े खरीदने पर चला जाएगा और एट लास्ट जो आपकी बाकी सारी नीड थी वो कहीं ना कहीं तक फुलफिल नहीं हो पाएंगी। ठीक इसी तरीके से सोवियत सिस्टम ने क्या किया, वेस्ट को की बराबरी पर आने के लिए ये क्या करता है, अपने जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, इसके जितने भी रिसोर्सेज होते हैं, उन सबको ये लगा देता है मैन्युफैक्चरिंग करने में। और किस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग के लिए, न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल के।
और इसी के साथ साथ ये क्या करता है, डेवलपमेंट करता है जो, और इसी के साथ साथ जो डेवलपमेंट होना था एंड द डेवलपमेंट ऑफ इट्स सैटेलाइट स्टेट्स इन ईस्टर्न यूरोप एंड विद इन द सोवियत सिस्टम, द 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स इन पर्टिकुलर। और इसी के साथ ये क्या करता है, सिर्फ डेवलपमेंट करता है अपने सैटेलाइट स्टेट्स, मतलब जो इसके आसपास के स्टेट्स थे ईस्टर्न यूरोप में। और ये जो 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं जो सोवियत फेडरेशन से अलग नहीं होना चाहती थी, इनका मतलब एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग इनके लिए करता है, इनके लिए डेवलपमेंट करता है। तो पहला पॉइंट हमने ये देखा। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या देख रहे हैं, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किसका, डेवलपमेंट सैटेलाइट स्टेट्स का। और इसी के साथ साथ सैटेलाइट स्टेट्स कौन सी थी अगर पूछा जाए तो ये थे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज, ठीक, एंड 5 सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स। इन सभी के डेवलपमेंट में ये अपना पैसा लगा देता है, पूरी तरीके से सारे रिसोर्सेज लगा देता है। और अब जहां पर इन लोगों ने डेवलपमेंट नहीं किया वहां पर आ जाता है ह्यूज इकोनॉमिक बर्डन, और इस वजह से सिस्टम इसके साथ कोप अप नहीं कर पाता है, इन सारी चीज़ों को बियर नहीं कर पाता है। उसी टाइम पर जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स थे, अब जो सामान्य नागरिक हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ बनाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, ये क्या हो गए, ये नॉलेजेबल हो गए। किस चीज़ के बारे में इन्हें नॉलेज हो गया, इन्हें नॉलेज हो गया कि अगर हम वेस्ट में देखें, वेस्ट कंट्रीज़ में देखें तो यहाँ पर काफ़ी सारे इकोनॉमिक एडवांस है, तो क्यों ना हमारी कंट्री भी कुछ इस तरीके से हो, और इस तरीके से बनाने के लिए हम काफ़ी सारे मास एक्शंस करें। ठीक है, ये डिस्पैरिटीज देख पा रहे थे अपने सिस्टम में और वेस्ट के सिस्टम में। तो ये ऑर्डिनरी सिटीजन्स की कहानी उस टाइम पर चल रही थी। तो ये भी एक कारण बना जहां से हम देखते हैं, आगे बढ़े। आफ्टर ईयर्स ऑफ बीइंग told that the Soviet system was better than Western capitalism, the reality of its backwardness came as a political and psychological shock. यहाँ पर ये बताया गया कि ये जिस तरीके से कहा जा रहा था कि इतने सालों तक कि वेस्टर्न कैपिटलिज्म से ज़्यादा अच्छा है सोवियत सिस्टम, जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी है, कम्युनिस्ट रिजाइम है, रियलिटी देखी गई कि बहुत ज़्यादा पिछड़े ये रह गए, कुछ इस तरीके से बैकवर्डनेस हो गई, और इस वजह से एक पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल शॉक आ जाता है। ये भी कहीं ना कहीं तक रीज़न बनता है डिसइंटीग्रेशन का। अब सोवियत सिस्टम की अगर हम बात करें, देखो आप लोग भी कुछ इस तरीके से नोट्स बनाते जाओ अगर बनाना है तो। सोवियत सिस्टम क्या हो जाता है, स्टेगनेंट आ जाता है, यहाँ पर एक ठहराव आ जाता है, और वो आता है दोनों ही सेंस में। चाहे शासन की बात करें, अब जब आप कोप अप ही नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके से इकोनॉमिक बर्डन आया है, और सेम पॉलिटिकल अगर हम बात करें तो पॉलिटिकली भी ये कहीं ना कहीं तक ठहराव आ जाता है, इनमें स्टेगनेंट आ जाता है। आगे देखते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी जिसने रूल किया कम से कम 70 सालों तक, अब ये लोगों के लिए अकाउंटेबल नहीं थी, बिल्कुल भी ये जिम्मेदारी ले ही नहीं रही थी लोगों के लिए, उनके लिए काम ही नहीं कर रही थी। तो ऐसे सिस्टम का तो डिसइंटीग्रेशन होना स्वाभाविक है। ठीक है, अब यहाँ पे देखा गया जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जो सामान्य लोग थे, उन्हें क्या किया गया, एलियनेटेड, एक तरीके से एलियंस हम कह सकते हैं कि अलग समझा गया। धीरे धीरे कर कर स्लो और स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से इन्हें अलग कर दिया गया। रैम्पेंट करप्शन सबसे ज़्यादा, भ्रष्टाचार वहाँ पर देखा गया। ठीक है, ये टॉपिक्स हमको याद रखने, ये पॉइंट्स या कीवर्ड्स मैं कहूँ यही हमको यूज़ करते हैं कि रैम्पेंट करप्शन। उसके बाद हमने क्या देखा, स्लो एंड स्टिफलिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, ये सारे कारण बनते हैं एक तरीके से, और उसी के साथ साथ सिस्टम की इनेबिलिटी। अब चलिए मान लीजिए आपसे गलती हो भी गई है तो आप उसे करेक्ट भी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप में क्षमता ही नहीं है कि आप अपनी मिस्टेक्स को सही कर पाएं। जो आपने गलतियां कर दी हैं उनको आप ठीक नहीं कर पा रहे हैं, अब ठीक भी नहीं कर रहे हैं, और जो गवर्नमेंट में ओपननेस होनी चाहिए, जो डेमोक्रेसी होनी चाहिए, उसके लिए भी ये बिल्कुल भी इच्छुक नहीं है।
कि हम ओपननेस लेकर आए गवर्नमेंट में, लोगों का इंटरेक्शन हो, और इसी के साथ साथ अथॉरिटी क्या कर लेती है, सेंट्रलाइजेशन कर लेती है सबसे ज़्यादा लैंड पर, सबसे ज़्यादा भूमि पर, ज़मीन पर, ठीक है। इसी के साथ पार्टी जो ब्यूरोक्रेट्स थे ये और प्रिविलेजेस इनको मिलते गए कंपैरिजन टू ऑर्डिनरी सिटीजन्स। अब लोग अपने आप को ना आइडेंटिफाई कर पा रहे थे और इसी के साथ साथ ना सिस्टम के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर पा रहे थे, रूलर्स के साथ, ना ही गवर्नमेंट के साथ, और धीरे धीरे कर कर क्या करते जा रहे थे, बैकिंग करते जा रहे थे, और इस वजह से जो पॉपुलर बैकिंग सिस्टम को मिली हुई थी वो खत्म होती जाती है। हमने इस टॉपिक से पहले पढ़ा था गोर्बाचेव एंड डिसइंटीग्रेशन। तो गोर्बाचेव काफ़ी सारे सुधार लाने की कोशिश करते हैं कि हम इन प्रॉब्लम से डील करेंगे। गोर्बाचेव प्रॉमिस करते हैं कि इकोनॉमिक्स के साथ हम रिफॉर्म करेंगे, वेस्ट के साथ हम बराबरी पर आएंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जो ओपननेस नहीं है कहीं ना कहीं तक उसको भी लूजन करेंगे। बट यहाँ पर हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन फिर भी क्यों कोलैप्स हो गया। गोर्बाचेव के इतने सारे एक्यूरेट डायग्नोसिस के बाद इतने अच्छे रिफॉर्म्स ये चाह रहे थे कि प्रॉब्लम को हम डायग्नोस करेंगे, सॉल्व करेंगे, इनके अटेम्प्ट भी थे रिफॉर्म्स लाने के लिए, इम्प्लीमेंट करने के लिए, बट सुधार के इम्प्लीमेंटेशन की जब बात आई तो यहाँ पे एक आंसर और कंट्रोवर्शियल बन जाता है और हमको कुछ हिस्टोरिकल गाइड्स पर डिपेंड होना पड़ता है कि इतना सब कुछ हुआ, ठीक है, मिस्टेक्स को सही करने के लिए गोर्बाचेव ने रिफॉर्म्स की भी बात कही, बट मोस्ट बेसिक आंसर जो हमको मिलता है इस क्वेश्चन का कि सोवियत यूनियन क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ, तो जो गोर्बाचेव अपने सिस्टम्स में रिफॉर्म्स ला रहे थे, सिस्टम को लूज करना चाह रहे थे, और इसी के साथ साथ एक तरीके से हम देखते हैं जो एक्सपेक्टेशंस थी जो प्रिडिक्ट की गई और वर्चुअली ये देखा गया कि इनको इम्पॉसिबल था कंट्रोल करना। ठीक है, रिफॉर्म्स की बात इन्होंने कही बट इम्प्लीमेंटेशन इसका कहीं ना कहीं तक इम्पॉसिबल दिख रहा था। सोवियत सोसाइटी के काफ़ी सेक्शंस ऐसे थे जहाँ पे इन्होंने ये कहा कि गोर्बाचेव को, जो गाइडर्स हम कह रहे हैं कि हम इनके गाइडेंस पर समझ पा रहे हैं हिस्ट्री को, गोर्बाचेव ने जिन रिफॉर्म्स की बात करी, जिन सुधारों की बात करी, उन्हें थोड़ा तेज़ी से इम्प्लीमेंट करना था जो वो नहीं कर पाए, और इस वजह से इनकी इम्पेशेंट मेथड्स, ठीक है, डिसअपॉइंट करती है और डिसइंटीग्रेशन होता है। जिस तरीके से इन्होंने एक आशा रखी थी कि हाँ इस तरीके से हम बेनिफिट करेंगे, या लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुत धीरे धीरे बेनिफिट किया और तब तक सिस्टम पूरी तरीके से अपोज करने लगे थे लोग सिस्टम को। ठीक है, अदर्स अगर बात करें तो कहते हैं कि जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर्स थे या जो एक तरीके से सिस्टम के द्वारा ही सर्व किए जाते थे, ये अपोजिट व्यू रखते हैं। इनका कहना था जो पावर और प्रिविलेजेस कहीं ना कहीं तक इरोड हो रही थी और गोर्बाचेव बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। तो दोनों तरीके से यहाँ पर हम पर्सपेक्टिव देखते हैं। और इस युद्ध के बीच में कि एक कह रहा है धीरे चल रहे थे, एक कह रहा था तेज़ चल रहे थे, गोर्बाचेव को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता है, ना ही अपनी पार्टी से और ना ही पब्लिक ओपिनियन से। जो इनके साथ आए थे वो भी कहीं ना कहीं तक इनसे अलग हो गए, क्योंकि उन्हें ये पता था कि ये अपनी पॉलिसीज़ को अच्छे से डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम यहाँ पर देखी गई। ऑल दिस माइट नॉट हैव लेड टू द कोलैप्स ऑफ द सोवियत यूनियन। सिर्फ यही चीज़ की वजह से कोलैप्स नहीं हुआ सोवियत यूनियन, इसी के साथ साथ जो अनदर डेवलपमेंट थे वो भी कहीं ना कहीं तक डिसइंटीग्रेशन का कारण बने। डेवलपमेंट कैसे बन सकते हैं, तो जो डेवलपमेंट ये करना चाह रहे थे कुछ और हो गया, ये सरप्राइज करता है ऑब्जर्वर्स को। और इसी के साथ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का राइज होता है। हम जानते हैं CIS बनाया गया, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, कम्युनिस्ट रिजाइम्स इनको नहीं चाहिए था। ये क्या चाहते थे, नेशनलिज्म चाहते थे। जब लोगों ने देख लिया कि वेस्ट में तो काफ़ी अच्छा एडवांसमेंट है यार, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं, तो ये कहते हैं कि हमें आपके शासन की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम आपसे बाहर निकलना चाहते हैं, सोवियत सिस्टम से ही अलग होना चाहते हैं। और क्या करते हैं, इन्हें सोवेनिटी की डिज़ायरनेस थी कहीं ना कहीं तक, जैसे कि रशिया है, बाल्टिक रिपब्लिक्स, कौन से ये 3 नाम याद रखना, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया, ठीक, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये सब प्रूव करते हैं कि मोस्ट इमीडिएट कॉज यही रहा, किस चीज़ का, डिसइंटीग्रेशन का। और फिर से कुछ डिफरिंग व्यूज़ यहाँ पर आते हैं।
एक व्यू तो ये आता है कि जो नेशनलिस्ट थे, जो नेशनलिज्म की बात कर रहे थे और जो उनकी फीलिंग्स थी, वो क्या कर रहे थे यहाँ पर, वेरी मच एट वर्क थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द सोवियत यूनियन। ये कह रहे थे कि जो रिफॉर्म्स हुए हैं, इंटरनल स्ट्रगल जो हो रहा है सोवियत यूनियन में, एक बार इस लाइन को हम पढ़ेंगे और समझेंगे। और वन व्यू इज दैट nationalist urges and feelings were very much at work throughout the history of the Soviet Union, and that whether or not the reforms had occurred, there would have been an internal struggle within the Soviet Union. इन्होंने कहा भले ही सुधार हो चाहे नहीं हो, लेकिन जो अंदर एक संघर्ष चल रहा है सोवियत यूनियन में वो तो चलता ही रहेगा। और बाकियों का मानना ऐसा था कि जो गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स हैं उसकी वजह से नेशनलिस्ट काफ़ी ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हुए और इनका क्या हुआ, डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता गया और गवर्नमेंट और रूलर्स इनको कंट्रोल नहीं कर पाई। ये भी मानना था। ये पॉइंट्स हमको याद रखने, जब हम सॉल्यूशंस देखेंगे वहाँ पर हम देखेंगे कि इन पॉइंट्स को कैसे यूज़ करना है। कोल्ड वॉर के टाइम पे बहुत से लोगों ने ऐसा सोचा कि जो नेशनलिस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, कहाँ पर, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में, और इस वजह से यहाँ पर भी एथनिक और रिलीजियस डिफरेंसेस आ रहे थे। बाकी सोवियत यूनियन के साथ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आ रही थी। हमने पढ़ा ना भी कि सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स पर के डेवलपमेंट पे ये वर्क कर रहे थे। जैसे जैसे चीज़ें बदलती जाती हैं, नेशनलिस्ट डिससेटिस्फेक्शन सोवियत यूनियन में आता है और इसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट यूरोपियन को हम बनते हुए देखते हैं, प्रॉस्पेरस पार्ट जो था रशिया और बाल्टिक एरियाज में, एज वेल एज यूक्रेन एंड जॉर्जिया। अब जो यहाँ पर सामान्य लोग थे या ऑर्डिनरी पीपल थे, ये अपने आप को बहुत अलग महसूस करने लगे सेंट्रल एशियन से, क्योंकि क्या कर रहा था यहाँ पर सोवियत सिस्टम, सेंट्रल एशियंस पे ज़्यादा डेवलपमेंट पे फोकस कर रहा था। और इसी के साथ साथ एक दूसरे से भी ये क्या करने लगे, एक दूसरे को अलग अलग सा महसूस करने लग गए कि हमारे साथ पार्शियलिटी हो रही है, ऐसे समझ लो, ठीक है। यानी ये समझ आ गया कि हम इकोनॉमिक अगर बात करें, इकोनॉमिकली अगर बात करें तो जो इकोनॉमिक प्राइजेज हैं उनको, वो जितना नहीं है उससे ज़्यादा हम पे कर रहे हैं, ठीक है, पेइंग टू हाई। और इतना ज़्यादा पे करने के साथ साथ अपने एरिया को हम और ज़्यादा बैकवर्ड करते जा रहे हैं सोवियत यूनियन में। हम बात कर रहे हैं अर्थ पर, ये इतना एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सारी कहानी चल रही थी। तो हमने क्या सीखा, एक बार फिर से एक रिवीजन के मोड पर अगर हम आए तो यहाँ से हम देखते हैं कि सोवियत यूनियन क्यों डिसइंटीग्रेट हुआ है। तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि इतने ज़्यादा यूनिक फीचर्स होने के बावजूद भी कुछ जनरल लेसन्स हमने सीखे। सबसे पहले हमने सीखा इंटरनल वीकनेस पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस में थी, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन। इसी के साथ हम देखते हैं कि रिसोर्सेज को सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर और मिलिट्री आर्सेनल पर खर्च किया, सैटेलाइट स्टेट्स के डेवलपमेंट पर, मतलब कि ईस्टर्न यूरोप में, और इसी के साथ साथ 5 सोवियत सिस्टम में जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स थे उन पर ज़्यादा खर्चा किया। इकोनॉमिक बर्डन सबसे ज़्यादा आ गया और ऑर्डिनरी सिटीजन्स उसी टाइम पर और नॉलेजेबल हो गए कि वेस्ट में सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट है हमारे स्टेट्स के कंपैरिजन में। डिस्पैरिटीज़ सबसे ज़्यादा हैं, इन्होंने ये चीज़ यहाँ पर देख ली। बहुत सालों तक वेस्टर्न कैपिटलिज्म जो ये कह रहे थे कि हमारे यहाँ से ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन बैकवर्डनेस हुई, पॉलिटिकल और साइकोलॉजिकल शॉक आया। सोवियत यूनियन स्टैग्नेंट होता है एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल सेंस में, और कम्युनिस्ट पार्टी जिसने 70 वर्ष तक रूल किया वो अकाउंटेबल नहीं रही लोगों के लिए। ऑर्डिनरी पीपल धीरे धीरे क्या देखते गए कि करप्शन हो रहा है, सिस्टम अपनी मिस्टेक्स को करेक्ट करने में इनेबिलिटी है, और इसी के साथ साथ ओपननेस नहीं है गवर्नमेंट में। ब्यूरोक्रेटिक होते जा रहे हैं, अपने ही सिस्टम को, अपने ही रूलर्स को, अपनी ही गवर्नमेंट को ये नहीं समझ पा रहे हैं, आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। गोर्बाचेव के रिफॉर्म्स को कुछ क्रिटिसाइज किया गया कि इन्होंने कुछ ज़्यादा स्पीडअप में रिफॉर्म्स किए, किसी ने कहा कि बहुत स्लोली इन लोग ने डेवलपमेंट करते गए ये, और इसी के साथ एट लास्ट हम देखते हैं कि बेनिफिट नहीं हो पाया। इन सारी चीज़ों के बीच में एक चीज़ और हम देखते हैं कि कोलैप्स जो हमने सोवियत यूनियन में देखा अनदर डेवलपमेंट्स के कंपैरिजन में, यूक्रेन, जॉर्जिया, ये सब प्रूव करते हैं कि अब इमीडिएट कॉज ये बनता है डिसइंटीग्रेशन का, सोवियत यूनियन का, यूएसएसआर का। एक चीज़ और हमने यहाँ पर क्या देखी, डिफरिंग व्यूज़ यहाँ पर हम देखते हैं। और लास्ट में हम देख रहे हैं कि गोर्बाचेव के बाद जो लोग हैं, कोल्ड वॉर की स्थिति, नेशनलिस्ट की कंडीशन, ऑर्डिनरी पीपल,
अपने आप को अलग समझने लगते हैं कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और यही सारे कारण बनते हैं कि सोवियत सिस्टम डिसइंटीग्रेट हो जाता है। तो आज का सेशन तो हमारा यही एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, सारे टॉपिक्स आप पढ़ते जाइए और अपने चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे सॉल्यूशंस को। और इससे ज़्यादा वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। एंड आई होप मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड धन्यवाद।